प्यारे बच्चों, पूर्व में हम लोग चर्चा किए थे क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धांत। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में ये कहा गया है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उसे वह शीघ्रता व सही ढंग से सीखता है। यानी इसमें कहा गया कि जिस काम को करने में बच्चों की रुचि होती है वह उस काम को या उस कार्य को वह बहुत जल्दी ही और सही ढंग से कर लेता है। अतः शिक्षण में भी छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए भाषा शिक्षक को निम्नलिखित ढंग अपनाना चाहिए। यानी शिक्षक चाहिए कि निम्नलिखित जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करना चाहिए, जिससे कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सही ढंग से निष्पादित करें। नंबर 1, शिक्षक में भाषा के प्रति रुचि होनी चाहिए। यानी जो अध्यापक हो वह अपनी भाषा लैंग्वेज यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो भी है उसके प्रति उसकी रुचि हो, तभी वह छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं कि अध्यापक की रुचि इंग्लिश में है और हिंदी पढ़ाने को मिल गया तो वह ठीक ढंग से हिंदी को नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसलिए शिक्षक को सबसे पहले उस भाषा उसकी पूरी जानकारी हो और उसमें उसका मन लगता हो। शिक्षक ऐसे दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। यानी इसमें कहा गया कि शिक्षक एक ऐसा दीपक है जो तो स्वतः जलता है लेकिन अपने इर्द गिर्द चारों तरफ वो प्रकाश ही को फैलाता है। नंबर 2, पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। यानी जो हम लेसन पढ़ाते हैं, पाठ को पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम छात्रों के पूर्व ज्ञान यानी बच्चों में क्या क्या जानते हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उससे नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित, जिससे कि हम नए चीज़ों को, नए ज्ञान के बारे में हम बता सकें। नंबर 3, भाषा के कठिन पाठों की सहायक सामग्री शिक्षण सूत्र व अन्य खेल विधि जैसी शिक्षण विधियों द्वारा सरल करके पढ़ाना चाहिए। यानी जो भाषा है उसमें कहा गया कि जो कठिन पाठ है उसको कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके लिए कहा गया कि सबसे पहले सहायक सामग्री जो होती है जैसे चाक, टेस्टर, लपेटन, सैंपल, उसके बाद ग्लोब, मैप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को, और इसके साथ साथ हम क्या करें कि हम बच्चों में खेल विधि के माध्यम से और उसको सरल से सरल करके बच्चों को भाषा के बारे में बताया जाना चाहिए। नंबर 4 है भाषा की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संपादन करना चाहिए। यानी भाषा को पाठ्य सहगामी यानी खेल के माध्यम से भी हम इसको सही ढंग से हम निष्पादित करें, संपादित कर सकते हैं तथा उसमें आदर्श भूमिका निभानी चाहिए और एक अच्छे रोल अपनाना चाहिए, एक अच्छी भूमिका अपनी जो दिया जाए उसको करना चाहिए। अगला, पाठ का स्पष्टीकरण दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों से कराना चाहिए। यानी जो भी हम पाठ पढ़ाएं, जो भी हम लेसन पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं, उससे हम क्या करें कि अपने दैनिक जीवन, प्रतिदिन की जीवनचर्या से जोड़ें और जोड़ने के बाद हम उसको आज हमने क्या किया वो ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिससे कि बच्चों में उस भाषा के प्रति, उस पाठ के प्रति लगाव उत्पन्न हो। अगला है छात्रों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। यानी जो अध्यापक हो, जो शिक्षक हो, बच्चों के साथ सरलतापूर्वक, प्रेम पूर्वक और सहानुभूति व्यक्त करें उनके साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जो समस्याएं होगी उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मौखिक कार्य का सिद्धांत। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 प्रकार के कौशलों का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है इसमें कि 4 जो कौशल है, पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। यानी मौखिक कार्य के सिद्धांत में ये 4 कौशल होने चाहिए।
इसमें सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा, तभी उसको पढ़ पाएगा, तभी वो लिख पाएगा। तो इसमें कहा गया सबसे महत्व, क्योंकि प्रारंभ में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, एक दूसरे के व्यवहारों को सीखते हैं। अतः भाषा ज्ञान देते समय पहले मौखिक फिर लिखित कार्य पर बल देना चाहिए। सबसे पहले हम किस पे दें, मौखिक, लिखित, उसके बाद फिर लिखित पे। प्राचीन आचार्यों ने भी ज्ञान प्राप्ति के साधनों में श्रवण की प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वह मौखिक ही थी, और वह जो हमारे गुरु आचार्य हुआ करते थे वो बोलते रहते थे, बताते रहते थे, शिक्षा देते रहते थे, और जो उनके शिष्य हुआ करते थे वो सुनते रहते थे। तो इसका मतलब कि श्रवण यानी सुनने, अगर वो सुन नहीं पाता तो शायद वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए सुनने की चीज़ को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि यदि विषय वस्तु सही ढंग से सुना ही नहीं पड़ेगी, तब वह न तो वह सही ढंग से समझ पाएगा और न ही वह बोल पाएगा। जब तक हम किसी की बातों को अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उसके भावों को नहीं समझेंगे। जब भाव को नहीं समझेंगे तो हम अपनी अभिव्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। सही ढंग से पढ़ी जा सकती है और न ही सही ढंग से लिखी जा सकती है। अगर बच्चा नहीं सही ढंग से सुनता है तो वह न सही ढंग से वो उसको पढ़ पाता है और न ही वह ठीक ढंग से किसी चीज़ को लिख पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बालक में योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति, क्षमता, संवेग अलग अलग होते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं सभी बच्चों में एक समान नहीं पाते हैं, कुछ में ज़्यादा और कुछ में कम होते हैं। प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली, सामान्य तथा मंद बुद्धि 3 प्रकार के छात्र होते हैं। यानी हम क्लास में देखते हैं हमारे पास 3 प्रकार के स्टूडेंट बालक होते हैं। एक प्रतिभाशाली होता है, एक उससे कम सामान्य श्रेणी का, और तीसरा जो होता है वो मंद होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह जहां मंद बुद्धि बालकों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, यानी जो कमज़ोर बालक है उनके साथ हम अपना अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करें। प्रतिभाशाली बालक का भी उचित मार्गदर्शन, यानी हम मंदबुद्धि बालक के साथ तो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, इसके साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली बालक है उसके साथ भी हम अच्छा उसका दिशा निर्देश करते रहें, जिससे कि वो बालक अपने पथ पे आगे अग्रसर होता रहे। लास्ट पॉइंट है आपका अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के मोटे तौर पे 3 उद्देश्य ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के सभी उद्देश्य को एक अनुपात में रखा जाए, जिससे छात्र सभी पक्षों का ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी इन तीनों चीज़ों को, ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन को हम एक क्रम में रखते हैं, एक अनुपात में रखते हैं, और एक अनुपात में रखने से जिससे छात्र सभी पक्षों का ज्ञान प्राप्त। अगर ऐसा करते हैं तो बालक में तीनों पक्षों को हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन पक्षों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक क्रम निर्धारित करना चाहिए, जिससे छात्र सरलता व सहजता से उसे आत्मसात कर सके, कि अपने अंदर वह ग्रहण कर सकते, आत्मसात कर सके। अभिव्यक्ति पक्ष से पहले ग्रहण पक्ष पर बल देना चाहिए। सबसे पहले हम अभिव्यक्ति से पहले हम ग्रहण सीखना चाहिए। शिक्षण में निम्नलिखित क्रम अपनाना अधिक सही प्रतीत होता है। नंबर 1 है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य के अंतर्गत कहा गया है कि शुद्ध उच्चारण, यानी शुद्ध उच्चारण कंठस्थ होना चाहिए, यानी जो भी हम बोले वो शुद्ध हो, उसका उच्चारण हम सही ढंग से करें और वो हमको कंठस्थ याद होना चाहिए। नंबर 2 कहता है अध्ययन। अध्ययन के अंतर्गत
स्वस्वर, आरोह अवरोह में वाचन। यानी इसके अध्ययन के अंतर्गत हम करते हैं कि हम किसी भी चीज़ का पहले शुद्ध उच्चारण करें, सस्वर वाचन करें, आरोह और अवरोह से वाचन करें। तीसरा है व्याकरण। नवीन शब्दावली व व्याकरण के नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी व्याकरण को ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करें। चौथा है रचना, यानी अनुवाद, रचना एवं सृजनात्मक कार्य। यानी हम भाषा के अंतर्गत, चाहे वह हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, उसका हम जब अनुवाद करते हैं, अनुवाद होना चाहिए, रचना एवं सृजनात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। आज का क्लास बच्चों यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, नेक्स्ट विषय पे हम चर्चा करेंगे।